वेलकम बैक फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वो टॉपिक है प्रेगमेटिक्स। फ्रेंड्स, प्रेगमेटिक्स लिंग्विस्टिक्स की एक ब्रांच है और पूरे लिंग्विस्टिक्स के फील्ड में प्रेगमेटिक्स का बहुत बड़ा रोल है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। प्रेगमेटिक्स का कॉन्सेप्ट काफ़ी पुराना है क्योंकि प्रेगमेटिक का जो वर्ड है वो इटसेल्फ ग्रीक वर्ड प्रेगमा से निकला है जिसका मतलब है एक्शन। अब ये आपको वीडियो में आगे चल के पता चलेगा कि इसका मतलब एक्शन क्यों है। फ्रेंड्स, ग्रीक हिस्टोरियन पॉलीबस उन्होंने पहल अपनी राइटिंग्स को प्रेगमेटिक्स कहा था, लेकिन प्रेगमेटिक्स एक अलग फील्ड ऑफ स्टडी के एतबार से 1970 में इमर्ज हुआ। तो दोस्तों, ये तो हो गया प्रेगमेटिक्स का शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन। अब हम आते हैं प्रेगमेटिक्स के मेन कॉन्सेप्ट की तरफ। फ्रेंड्स, प्रेगमेटिक्स की डेफिनेशन पढ़ने से पहले हम एक एग्जाम्पल को समझेंगे। दोस्तों, मान लो कि आप किसी जगह से गुजर रहे हैं और आपकी नज़र शॉप पर लगे किसी साइन बोर्ड पर पड़ती है जिस पर लिखा होता है बेबी एंड टोडलर सेल। अब आप सोचें कि आपको उस साइन बोर्ड से क्या समझ में आएगा कि ये किस चीज़ की शॉप है। क्या आप ये समझेंगे कि इधर बेबी सेल हो रहे हैं? हो सकता है आप ऐसा समझ भी लें अगर आप में वो प्रेगमेटिकल कॉम्पिटेंस नहीं है, मतलब अगर आपको प्रेगमेटिक्स नहीं आती। चलें, एक सेकंड के लिए हम मान लेते हैं कि आपको उस साइन बोर्ड का मतलब बिल्कुल ठीक ठीक समझ में आ गया और वो ये था कि इस शॉप पर बच्चों के गारमेंट्स या एसेसरीज वगैरह की सेल लगी हुई है। फ्रेंड्स, अब इधर आता है हमारा मेन पॉइंट। तो दोस्तों, बात यह है कि उस शॉप पर बच्चों के गारमेंट्स या एसेसरीज अवेलेबल हैं। ये बात साइन बोर्ड पर तो नहीं लिखी हुई थी, बल्कि आपने खुद से साइन बोर्ड को देख के खुद से उसका एक मतलब निकाला। तो दोस्तों, यही तो है प्रेगमेटिक्स, जिसमें आपने खुद से वो हिडन मैसेज या हिडन मीनिंग समझना होता है जो आपके सामने लिखा हुआ नहीं होता। सो अब हम देखेंगे डेफिनेशन को कि प्रेगमेटिक्स की सिंपल डेफिनेशन क्या है। सो प्रेगमेटिक इज ए स्टडी ऑफ हिडन मीनिंग इन ए लैंग्वेज। प्रेगमेटिक्स में हम लैंग्वेज में छुपे हुए हिडन मीनिंग्स को स्टडी करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रेगमेटिक्स। फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे कॉन्टेक्स्ट को। तो फ्रेंड्स, जैसे हमने पढ़ा था कि प्रेगमेटिक्स में हम हिडन मीनिंग्स को स्टडी करते हैं, तो ये हिडन मीनिंग्स हमें ऐसे ही समझ नहीं आ जाते। इसको समझने में कॉन्टेक्स्ट हमारी काफ़ी हेल्प करता है। कॉन्टेक्स्ट बेसिकली किसी भी चीज़ का बैकग्राउंड नॉलेज होता है। कॉन्टेक्स्ट ही हमें बताता है कि किसी भी बात का किसी भी जगह क्या मतलब हो सकता है। दोस्तों, मान लो कि आप क्लास लेने कॉलेज गए, किसी भी वजह से आप लेट हो गए, आप क्लास में पहुंचे तो क्लास स्टार्ट हो चुकी थी। आपने क्लास का डोर ओपन किया, टीचर की तरफ देखा तो टीचर ने नो के एक्सप्रेशन में सर हिला दिया, मतलब टीचर ने बगैर कुछ बोले सर हिला के ना कर दी। आपने डोर बंद किया और क्लास से बाहर आके बैठ गए। फ्रेंड्स, अब असल पॉइंट इसमें क्या है? वो पॉइंट ये है कि ना तो आपने टीचर को कुछ बोला, ना टीचर ने आपको कुछ बोला, क्योंकि आपको ये बैकग्राउंड नॉलेज था कि आज मैं लेट आया हूँ, इसी वजह से टीचर ने मुझे एंट्री अलाउ नहीं की। और टीचर को ये पता था कि ये हमेशा ही लेट आता है या ये आज इतना लेट आया है कि आज इसकी क्लास में एंट्री बैन। मतलब टीचर से बगैर कोई बातचीत हुए, कोई कॉन्वर्सेशन हुए, दोनों को कॉन्टेक्स्ट की वजह से ये बात पता थी कि टीचर को ये पता था कि इसको मैंने क्यों नहीं आने दिया और आपको ये पता था कि टीचर ने मुझे क्यों नहीं जाने दिया। सो दिस इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट। दोस्तों, कॉन्टेक्स्ट की टू टाइप हो सकती हैं, फिजिकल कॉन्टेक्स्ट और लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट। फिजिकल कॉन्टेक्स्ट से हमें किसी भी चीज़ की लोकेशन देखकर बात समझ आती है, मतलब चीज़ को फिजिकली देख के समझ आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बिल्डिंग पर बैंक लिखा है तो हमें पता है कि इस बैंक से मतलब वो फिनेंशियल बिल्डिंग है जहां लोगों के पैसे रखे या उनको निकाल के दिए जाते हैं। और सेकंड इज लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट। दोस्तों, लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट में हम किसी भी वर्ड का मतलब उसके आसपास यूज हो रहे वर्ड्स, उसके आसपास यूज हो रही लैंग्वेज को देख के पता लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बैंक इज टू ओवरग्राउंड, मतलब बैंक काफ़ी ज़्यादा उग चुकी है, काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो गई है। अब इधर आपको डाउट हो जाएगा
कि ये किस बैंक की बात हो रही है भाई, बैंक कब से उगने और कटने लगे। अब इस सेंटेंस में आप बैंक से मतलब पैसों वाला बैंक कभी भी नहीं लोगे, क्योंकि वर्ड बैंक के साथ अगर कोई कैश, डेबिट, क्रेडिट, बैंक क्लोज्ड, बैंक ओपन जैसे वर्ड यूज होते तो पता लग जाता कि ये पैसों वाले बैंक की बात हो रही है। बट इस सेंटेंस में बैंक के साथ जो वर्ड ओवरग्राउंड यूज हुआ है उसको देख के आपको समझ में आएगा कि ओहो, ये तो रिवर बैंक की बात हो रही है, मतलब दरिया के किनारे की बात हो रही है कि उधर जो किनारे पे झाड़ियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा उग चुकी हैं। सो इसी को हम लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट या को टेक्स्ट भी कहते हैं। फ्रेंड्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डिक्सेस। फ्रेंड्स, आपने जो एक मेन थीम है हमारे इस पूरे लेक्चर का कि हम हिडन मीनिंग्स देख रहे हैं कि वर्ड किधर किधर हिडन होते हैं, मीनिंग्स कैसे हाइड होते हैं, उसको थीम को मेन को पकड़ के रखना है। सो उसी के थीम पे हम इस कॉन्सेप्ट को डिक्सेस को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, डिक्सेस वो वर्ड्स या वो लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशंस होते हैं जो हम किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए या किसी चीज़ की तरफ पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। इसी वजह से इनको डायटिक एक्सप्रेशन भी बोला जाता है। डिक्सेस 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज पर्सन डिक्सेस। ये वो वर्ड्स होते हैं जो किसी पर्सन की तरफ इशारा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई, वी, ही, शी, दे वगैरह, ये सब पर्सन डिक्सेस हैं। फ्रेंड्स, अब इस वर्ड ही को ही देख लें। अब ये वर्ड ही दुनिया में किसी भी इंसान का नेम नहीं है, बट ही जहां भी यूज होगा आपको ये पता लग जाएगा कि ये किसी पर्सन की बात हो रही है। सेकेंड इज टेम्पोरल डिक्सेस। ये वर्ड्स टाइम की तरफ इशारा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके फ्रेंड ने आपके घर आना हो तो आप उसे ये नहीं कहेंगे कि एट विच टाइम यू विल कम, बल्कि आप सिंपली उससे ये पूछेंगे कि व्हेन विल यू कम। सो ये वर्ड्स व्हेन, नाउ, देन, ये सब वर्ड्स टाइम की तरफ इशारा करते हैं एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड टेम्पोरल डिक्सेस। फ्रेंड्स, थर्ड इज स्पेशियल डिक्सेस। ये वो वर्ड्स हैं जो किसी लोकेशन की तरफ इशारा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपने दोस्त से पूछना है कि हम कहाँ जा रहे हैं भाई, तो आप ये नहीं कहेंगे कि एट विच प्लेस वी आर गोइंग, आप सिंपली उससे ये पूछेंगे कि वेयर वी आर गोइंग, क्योंकि प्लेस की तरफ इशारा करने के लिए आपके पास वर्ड्स हैं। सो आप उससे सिंपल पूछेंगे कि वेयर वी आर गोइंग। सो ये वर्ड्स लाइक वेयर हो गया, हेयर हो गया, देयर हो गया, ये सब स्पेशल डिक्सेस हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज अबाउट कैटाफोरा एंड एनाफोरा। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इजी और उतने ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। पहले आप एक एग्जांपल को समझें कि ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट क्यों है। तो दोस्तों, माई बेस्ट फ्रेंड, इस टॉपिक पर ऐसे तो सबने कभी ना कभी लिखा होगा। अगर आप ये ऐसे लिखना स्टार्ट करें, वो ऐसे कि माई बेस्ट फ्रेंड इज जॉन, ही इज ब्रेव, ही इज इंटेलिजेंट, और ऐसे सो ऑन लिखते रहें। लेकिन दोस्तों, पॉइंट ये है कि अगर मैं पूरे ऐसे में से एक लाइन कट कर दूं जिसमें आपने अपने दोस्त का नेम मेंशन किया था, आपने लिखा था कि माई बेस्ट फ्रेंड इज जॉन, अगर मैं उस लाइन को ही कट कर दूं तो क्या उसका नेम कट करने के बाद दुनिया में कोई इंसान है जो बता सकता है कि ये किस फ्रेंड की बात हो रही है? क्योंकि नेम के बगैर सिर्फ ही से कैसे पता चलेगा कि ये कौन है। बट अगर नेम रिटन होगा तो पता लग जाएगा कि ये किस की तरफ रेफरेंस जा रहा है। सो ये तो होगी इसकी इंपॉर्टेंस कि एक्चुअल नेम के बगैर हमें पता ही नहीं लग सकता कि ये किसकी बात हो रही है। अब हम डिस्कस करेंगे पहले एनाफोरा को। एनाफोरा हम उसे कहते हैं कि जब हम किसी चीज़ का रेफरेंस पहले दे दें और बाद में बेशक ही करते रहें। लाइक जॉन इज गुड बॉय, ही लिव्स नियर मी, ही इज इंटेलिजेंट, सो ऑन। मतलब नेम हमने पहले बता दिया, उसका रेफरेंस पहले दे दिया। बट जो कैटाफोर है उसमें हम रेफरेंस बाद में देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही लिव्स नियर मी एंड ही इज माई बेस्ट फ्रेंड जॉन, इसमें हम नेम बाद में बताते हैं और ही वगैरह हम पहले लिख देते हैं या इट वगैरह हम जो भी लिखें। सो दिस इज कॉल्ड एनाफोरा एंड कैटाफोरा। फ्रेंड्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्री सपोजिशन।
फ्रेंड्स, प्री सपोजिशन वो नॉलेज या वो इंफॉर्मेशन होती है जो स्पीकर आपको डायरेक्ट नहीं बताता, बल्कि वो नॉलेज या वो इंफॉर्मेशन उसकी बात में छुपी हुई होती है, हाइड होती है, या सिंपली उसकी बात में वो बात इम्प्लाइड होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका आपके किसी न्यू क्लास फेलो से इंट्रोडक्शन होता है और वो आपको कहे कि मेरा जो भाई दुबई रहता है उसने मुझे कहा कि आप स्टडी करो, वरना मेरा कनाडा वाला भाई तो मान ही नहीं रहा था कि मुझे स्टडी करनी चाहिए। अब उसकी इस बात में दो बातें हाइड हैं। एक ये कि उसके अलावा उसकी फैमिली में उसके भाई भी हैं। दूसरा ये कि उसके दो भाई हैं। हालांकि आपके क्लासमेट ने डायरेक्टली आपको ये बात नहीं बताई कि मेरे अलावा मेरे भाई भी हैं फैमिली में, मेरे दो भाई हैं। उसने आपको ये चीज़ें डायरेक्टली नहीं बताई, बट ये सब उसकी बातों में हिडन था। सो दिस इज कॉल्ड प्री सपोजिशन। नेक्स्ट इज रेफरेंस एंड इन्फेरेंस। फ्रेंड्स, रेफरेंस तो सिंपली यही होता है कि हम किसी चीज़ को किसी और चीज़ के नेम के साथ रेफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर कावासाकी, ये नेम मिस्टर कावासाकी उस पर्सन की तरफ, उस बंदे की तरफ इशारा है, उस बंदे की तरफ रेफरेंस है जो बहुत तेज और लाउड वॉइस में बाइक चलाता है। सो हमने उसका क्या नाम रख दिया? मिस्टर कावासाकी। और फ्रेंड्स, जिस चीज़ का नेम यूज़ करके हम रेफरेंस दे रहे होते हैं, मतलब इधर हमने बाइक का एक ब्रांड कावासाकी का नेम यूज़ करके उस बंदे का नाम कावासाकी रख दिया, मिस्टर कावासाकी। सो जिस चीज़ का नेम यूज़ करके हम रेफरेंस दे रहे होते हैं उसको हम रेफरेंट कहते हैं। मतलब इधर जो बाइक का ब्रांड है कावासाकी, वो क्या है? रेफरेंट है। एंड देन वी हैव इन्फेरेंस। फ्रेंड्स, इन्फेरेंस में जो लिसनर है उसको एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए होती है किसी भी बात को पिक करने के लिए, उसको समझने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपका फ्रेंड आपके रूम में आए और बोले, कोई चीज़ आपके टेबल से उठा के बोले कि व्हाट इज दिस, ये क्या है, इन ब्लू कलर विद रफ स्टफ। मतलब अब आप नोटिस करें कि वो उसने कोई चीज़ उठाई और उस चीज़ के बारे में आपको वो इंफॉर्मेशन दे जा रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है कि भाई ये क्या है, ब्लू कलर में, रफ से स्टफ में। तो ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन का देना है, इस प्रोसेस को हम इन्फेरेंस कहते हैं। अब इतनी सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन के बाद आपको समझ आ ही जाएगी कि आपका फ्रेंड किस चीज़ के बारे में आपसे पूछ रहा है। सो दिस इज इन्फेरेंस। फ्रेंड्स, प्रैग्मेटिक्स में जो स्पीच एक्ट्स का कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्पीच एक्ट्स टू टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट स्पीच एक्ट्स और इनडायरेक्ट स्पीच एक्ट्स। सो पहले हम देखेंगे डायरेक्ट स्पीच एक्ट्स को। फ्रेंड्स, डायरेक्ट स्पीच एक्ट्स का मतलब है कि जो हमने बोला डायरेक्ट उसका वही मतलब था जो हमने बोला, मतलब उस बात का वही फंक्शन था। फॉर एग्जाम्पल, आप और आपका दोस्त कहीं मिले और उसने आपसे कहा इट्स वेरी कोल्ड टुडे, आज बहुत ठंड है। तो इसका सीधा और डायरेक्ट मतलब ये है कि वो आपको वेदर के बारे में बता रहा है और वेदर के बारे में बताना चाहता है। लेकिन जो इनडायरेक्ट स्पीच एक्ट्स हैं उसमें बात का मतलब कुछ और ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, ठंड का मौसम है, आप अपने रूम को बंद करके ब्लैंकेट में बैठे हैं। आपका दोस्त बाहर से आया, उसने डोर ओपन किया और डोर को बंद करना भूल गया। आपने उसे कहा इट्स वेरी कोल्ड आउटसाइड। अब ये लफ्ज़ सुनते ही आपके फ्रेंड ने जल्दी से डोर बंद कर दिया, इवन कि आपने उसे सिर्फ यही बताया कि बाहर बहुत ठंड है, बट वो समझ गया कि मुझे डोर बंद करने का बोला गया है। मतलब हमने इनडायरेक्टली उसे डोर बंद करने का बोला। सो दिस इज इनडायरेक्ट स्पीच एक्ट्स। फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ पोलाइटनेस क्या है। सो पोलाइटनेस को डिस्कस करने से पहले पोलाइटनेस के जो सबसे रिलेटेड और क्लोज कॉन्सेप्ट है जिसे समझना जरूरी है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ फेस। हम पहले उसको डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, फेस इज बेसिकली वंस सेल्फ इमेज। फेस हम कहते हैं किसी की भी सेल्फ इमेज को। हर इंसान की अपनी एक सोशल इमेज होती है और हर इंसान चाहता है कि उसे उसी इमेज के अकॉर्डिंग सोसाइटी में एक्सेप्ट किया जाए, पहचाना जाए, ट्रीट किया जाए। इसी को हम प्रैग्मेटिक्स में फेस कहते हैं। अब बात हमने स्टार्ट की थी पोलाइटनेस से, तो दोस्तों प्रैग्मेटिक्स में पोलाइटनेस का मतलब बिल्कुल अलग है। प्रैग्मेटिक्स में पोलाइटनेस वो बिहेवियर है जिसके थ्रू हम अगले बंदे की सेल्फ इमेज का ख्याल करते हुए, उसको जहन में रखते हुए उसके साथ कोई बात या कोई हरकत करते हैं। सो
अब हमें पता चल गया कि पोलाइटनेस और फेस क्या है। फेस इज सेल्फ इमेज। सो फेस से रिलेटेड टू मेन कॉन्सेप्ट्स, फेस थ्रेटनिंग एक्ट एंड फेस सेविंग एक्ट, हम इनको डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, जैसे हमें पता है कि फेस मतलब होता है सेल्फ इमेज, तो अगर हमने कोई ऐसा एक्ट किया, कुछ ऐसा बोला जिससे अगले की सेल्फ इमेज डेंजर जोन में चली गई, मतलब उसकी सेल्फ इमेज को खतरा हो गया, तो इसे हम फेस थ्रेटनिंग एक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आपके सामने कोई इंसान बैठा है और आप उस इंसान के मुकाबले में सोशली पावरफुल नहीं है, मतलब आप कोई उसके ऑफिसर नहीं है, आप कोई बड़े लीडर नहीं है, या आप उसके बॉस भी नहीं है, मतलब किसी भी एंगल से आपकी सोशल पोजीशन उससे स्ट्रांग नहीं है। तो ऐसे में अगर आप उसको डायरेक्ट कोई बात कहेंगे, मतलब अगर आप उसको कह देंगे गिव मी दैट पेन, तो प्रैग्मेटिक्स के हिसाब से आपने ये हरकत करके उसकी सेल्फ इमेज खतरे में डाल दी, और इसको हम फेस थ्रेटनिंग एक्ट कहते हैं। फ्रेंड्स, फेस थ्रेटनिंग एक्ट्स में मोस्टली डायरेक्ट स्पीच एक्ट्स यूज होते हैं जिन्हें हम पढ़ चुके हैं, मतलब डायरेक्टली किसी को कुछ कह देना। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है फेस सेविंग एक्ट। फ्रेंड्स, फेस सेविंग एक्ट में हम अगले पर्सन के लिए कोई थ्रेट वाली बात नहीं करते, या जो थ्रेट है उसे बहुत मिनिमाइज कर देते हैं, मतलब कोई ऐसी बात नहीं करते कि जिससे अगले को लगे कि ये बंदा मुझे अपनी कोई पावर दिखा रहा है, सोशल पावर दिखा रहा है, और ये कोई धौंस ज़बरदस्ती या ज़ोर ज़बरदस्ती वाले अंदाज में बात कर रहा है। इसलिए हम इधर इनडायरेक्ट स्पीच एक्ट्स यूज करते हैं, मतलब इनडायरेक्टली कुछ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुड यू प्लीज गिव मी दैट पेपर। अब इधर हमने अगले बंदे पे कोई धौंस नहीं डाली, बल्कि हमने उसे सिंपल कहा कि अगर आप मुझे पेपर दे सकते हैं तो दे दें। सो दिस इज कॉल्ड फेस सेविंग एक्ट। सो फ्रेंड्स, एट द लास्ट हम नेगेटिव और पॉजिटिव फेस के कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि ये क्या होता है। सो फ्रेंड्स, जब भी मैं नेगेटिव फेस की बात करूंगा तो इसमें नेगेटिव का मतलब बुरा नहीं है, बैड नहीं है, बल्कि ये नेगेटिव इसलिए है कि ये पॉजिटिव का ओपोजिट है, इसलिए हम इसे नेगेटिव कहते हैं। सो बेसिकली नेगेटिव फेस क्या है? नेगेटिव फेस एक नीड का नाम है। ये एक नीड है इंसान की, और वो नीड ये है कि हम पर कोई चीज़ इम्पोज ना की जाए ज़ोर ज़बरदस्ती, कोई बात ज़ोर ज़बरदस्ती मानने के लिए ना कही जाए। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सॉरी टू बॉदर यू, आई नो यू आर बिजी। तो जब हम किसी को इस तरह कुछ कहते हैं, मतलब सॉरी कह के या उसे बता के कि भाई मुझे पता है आप बिजी हो, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, तो हमें ये पता होता है कि वो पर्सन नेगेटिव फेस है, और हमने इसे कोई बात ऐसी नहीं कहनी जिससे उसे लगे कि ये मुझ पर कोई चीज़ इम्पोज कर रहे हैं, मतलब ज़ोर ज़बरदस्ती धौंस दे रहे हैं मेरे ऊपर। सो ये तो होता है नेगेटिव फेस। अब हम आते हैं पॉजिटिव फेस की तरफ। दोस्तों, नेगेटिव फेस लोग भी होते हैं और पॉजिटिव फेस भी लोग होते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं। सो अब हम देखते हैं पॉजिटिव फेस को। पॉजिटिव फेस ये भी एक नीड है। ये नीड ये है कि इंसान कनेक्टेड रहना चाहता है। मान लो मैंने अपने फ्रेंड को कहा कि यार चलो हम ये काम साथ में मिलके करते हैं, मतलब हम कोई मसला है वो साथ में मिलके सॉल्व करते हैं, क्योंकि आपका और मेरा प्रॉब्लम सेम है, हम मिलजुल के ये चीज़ को सॉल्यूशन की तरफ लेके जाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सो मतलब हमें पता है कि हमारा फ्रेंड पॉजिटिव फेस है, वो इसी तरह मिलजुल के काम कर लेगा। सो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव फेस। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।